अकबर, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही महान मुगल सम्राट की छवि बनती है ना? पर सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक विजेता था या फिर एक ऐसा आर्किटेक्ट जिसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक टिकी रही? तो चलिए आज इसी कहानी के परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। सोचिए जरा, कोई 13 साल का लड़का और उसे विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिले जो बस बिखरने ही वाला हो। कोई क्या करेगा ऐसी हालत में? बस यही वो चुनौती थी जो युवा अकबर के सामने खड़ी थी। 1556 में अकबर का साम्राज्य बस इतना ही था। उत्तरी भारत में एक छोटा सा, बहुत ही नाजुक सा राज्य, चारों तरफ से ताकतवर दुश्मनों से घिरा हुआ। ये कोई महान साम्राज्य नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसा राज्य था जो बस अपने वजूद के लिए लड़ रहा था। तो इस पूरे सफर में हम देखेंगे कि अकबर ने इन चुनौतियों का सामना आखिर किया कैसे। हम एक बाल राजा की चुनौती से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे युद्ध के मैदान से साम्राज्य बना, गठबंधन की कला क्या थी, साम्राज्य की ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी थी, एकता का विजन क्या था, और आखिर में बात करेंगे अकबर की स्थायी विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक बाल राजा की चुनौती, मतलब अराजकता के बीच विरासत में मिला एक राज्य। साल था 1556 और सिंहासन पर बैठा था एक 13 साल का लड़का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चुनौतियां? अरे चुनौतियां तो हर तरफ थीं। पूरा उत्तरी भारत पॉलिटिकली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अफगान और राजपूत जैसी बड़ी बड़ी ताकतें मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दे रही थीं। ऐसे मुश्किल वक्त में उसके संरक्षक बैरम खान ने शुरुआती सालों में साम्राज्य को संभालने में एक बहुत बहुत जरूरी भूमिका निभाई। अच्छा, तो शुरुआती मुश्किलों के दौर से निकलकर अब वक्त था साम्राज्य को मजबूत करने का, उसे फैलाने का। और इसका रास्ता वो तो सिर्फ युद्ध के मैदान से ही होकर जाता था। और इस सफर की जो सबसे अहम लड़ाई थी वो थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये वो लड़ाई थी जिसने भारत में मुगल शासन का भविष्य तय कर दिया। इस लड़ाई में ना, शुरुआत में तो हेमू की विशाल सेना जीत रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुगलों का खेल खत्म। लेकिन तभी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी, एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बस इस एक घटना ने पूरी लड़ाई का पासा ही पलट दिया। हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और मुगलों के हाथ लगी एक ऐसी जीत जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन पानीपत की जीत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद अगले कई दशकों तक अकबर ने एक के बाद एक रणनीतिक जीतें हासिल की। ग्वालियर, जौनपुर, फिर चित्तौड़ का वो मजबूत किला। गुजरात की जीत से तो समंदर तक का रास्ता खुल गया। फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कश्मीर और सिंध, साम्राज्य बस बढ़ता ही चला गया। और ये रहा नतीजा, 1556 का वो छोटा सा राज्य और 1605 का ये विशाल साम्राज्य जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था। ये अकबर की सैन्य रणनीति और उसकी दूर की सोच का एक जीता जागता सबूत है। पर देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर तो नहीं टिक सकता। अकबर की असली जीनियस उसकी कूटनीति में थी, और खासकर उसकी राजपूत नीति में। कैसे उसने दुश्मनों को परिवार में बदल दिया। तो सवाल यह है कि अकबर ने यह किया कैसे। उसकी स्ट्रैटेजी 3 मेन पिलर्स पर टिकी थी। पहला, वैवाहिक गठबंधन। उसने राजपूत राजकुमारियों से शादी की जिससे रिश्ते और सम्मान दोनों बढ़ें। दूसरा, प्रशासनिक एकीकरण। राजपूत राजाओं को दरबार में बड़े बड़े पद दिए जिससे वो साम्राज्य का एक जरूरी हिस्सा बन गए। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, सांस्कृतिक सम्मान। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया और हिंदू परंपराओं का पूरा सम्मान किया। इससे एक विश्वास का माहौल बना। और इस पूरी नीति का नतीजा कमाल का था। जैसा कि कहा जाता है, राजपूत मुगल साम्राज्य की तलवार भुजा बन गए। मतलब जो राजपूत कभी सबसे बड़े दुश्मन थे, वो अब मुगल साम्राज्य के सबसे वफादार साथी और उसकी सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके थे। ठीक है, साम्राज्य तो बहुत बड़ा हो गया, पर अब सवाल था कि इतने बड़े और डाइवर्स साम्राज्य को चलाया कैसे जाए। इसके लिए अकबर ने एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया। कह सकते हैं एक साम्राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम। इस सिस्टम की जो बुनियाद थी वो 2 चीजों पर टिकी थी, मनसबदारी और जागीरदारी। ये दोनों सिस्टम मिलकर साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री दोनों जरूरतों को पूरा करते थे।
अब ये मनसब था क्या आखिर? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक रैंक था, बस। यही रैंक तय करता था कि किसी ऑफिसर का दरबार में क्या स्टेटस होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी और उसे साम्राज्य के लिए कितने सैनिक रखने पड़ेंगे। ये एक तरह की रेवोल्यूशनरी चीज थे, क्योंकि ये सिस्टम खानदान पर नहीं बल्कि काबिलियत पर आधारित था। इस मनसब के भी दो हिस्से थे, जात और सवार। जात रैंक से ऑफिसर का पर्सनल स्टेटस और उसकी सैलरी तय होती थी, और सवार रैंक से यह तय होता था कि उसे अपनी कमान में कितने घुड़सवार रखने हैं। मतलब पर्सनल स्टेटस को मिलिट्री जिम्मेदारी के साथ जोड़ने का ये एक बहुत ही अनोखा और असरदार तरीका था। तो सैन्य ताकत हो गई, एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन अकबर के साम्राज्य में एक और चीज थी जो उसे एक साथ बांधे रखती थी, और वो थी उसकी एकता की सोच, कह सकते हैं साम्राज्य की आत्मा। और इस सोच का जो केंद्र था वो था सुलह कुल का सिद्धांत। इसका मतलब है यूनिवर्सल पीस या सबके लिए शांति। ये सभी धर्मों के प्रति पूरी तरह से सहिष्णु होने की नीति थी। अकबर ये बात बहुत अच्छी तरह समझता था कि इतने डाइवर्स साम्राज्य को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आपसी सम्मान से ही चलाया जा सकता है। और जानते हैं, सहिष्णुता और स्थिरता के इसी माहौल का नतीजा क्या हुआ? कला और संस्कृति का एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। फतेहपुर सीकरी जैसी शानदार वास्तुकला को बढ़ावा मिला। मुगल पेंटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन अपने चरम पर पहुंचे। अबुल फजल जैसे विद्वानों के साथ लिटरेचर का माहौल बना। यहां तक कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी नए नए इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, अकबर की स्थायी विरासत। आखिर हम अकबर को कैसे याद करते हैं? एक बात तो पक्की है, वो सिर्फ एक विजेता से कहीं ज्यादा था। ये नंबर है 15। ये उन प्रांतों या सूबों की संख्या है जिनमें अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत ऑर्गेनाइज किया था। ये एक छोटा सा नंबर उसकी विरासत के विशाल पैमाने को दिखाता है। तो अकबर का साम्राज्य ताकत, रणनीति और सहिष्णुता, इन तीनों के मेल पर बना था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि आज की इस इतनी डाइवर्स दुनिया को एक साथ जोड़ने के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।